तो शुरू करते हैं 8वें चैप्टर को, है ना। इससे पहले 7 चैप्टर तक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए बच्चे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं कि आज ही जो है ना, जो आधुनिक भारत इतिहास जो है ना, वो आज कंप्लीट करके पूरी तरह से वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों को मैं पहले से बोल चुका था कि जो 8 क्लास का जो चैप्टर है, जो आधुनिक भारत है, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करके डाल दिया जाएगा। देखो, एक साथ में 5 घंटे तक मैं बैठकर पूरी वीडियो को बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाते रहता हूँ, तो मेरा जब क्लास का टाइम आता है तो फिर वो जाना पड़ता है उठ कर, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको जाकर उसमें से वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब एक जगह देखो या फिर से उसको खोज कर देख लो। प्ले लिस्ट में बना हुआ है, उसमें आधुनिक भारत मैराथन क्लास के मैराथन वीडियो करके प्लेलिस्ट में बना दिया, उसमें मिल जाएगा आपका सारा वीडियो। उसमें 8 क्लास का यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके मैं उस पर लिखा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट 2 तक मैं डाल दिया हूँ। पार्ट 3 में कोशिश करेंगे 13 चैप्टर तक है, 13 चैप्टर तक अगर मैं पढ़ा पाता हूँ आज ही, मतलब अभी, आज तो सब डाल दूंगा, अभी मैं पढ़ा पाता हूं तो कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो आज तो हर हाल में डाल दूंगा, रात तक मैं डालूं या डाल ही दूंगा किसी तरह, ठीक है। मतलब कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए 8वें नंबर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे उसको समझने के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएगा। अगर वीडियो शुरू से देखते आ रहे होंगे तो मजा आ रहा होगा, ठीक है। नहीं देखे होंगे तो 7 चैप्टर को देख लो, 8वें चैप्टर से यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा होगा तो शेयर करके और किसी के पास भेज सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि थोड़ा सा मेहनत कर रहा है आदमी, तो आपको मजा आ रहा है, क्योंकि इसको एक एक लाइन को अंडरलाइन करना बहुत मुश्किल लगा, ठीक है। देखेंगे पहले ये 8वां नंबर जो चैप्टर है, इसमें लिखा है जाति व्यवस्था की चुनौती। अब देखो, जात जो था ना, भारत में तो जाति व्यवस्था के शुरू से ही प्रॉब्लम रहा। अंग्रेजों के समय में क्या समस्या थी उसके बारे में समझते हैं। यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ प्राचीन काल में जाति की व्यवस्था जो थी वो 4 भागों में बटा होता है। जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे वो बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, या जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे वो भी समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। जो नए बच्चे हैं ना, जो इतिहास अभी मतलब अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो उनको थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, आप यहां से समझिए, समझ आ जाएंगे। और ये थोड़ा मैराथन क्लास है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। तो पहले क्या था ना, प्राचीन काल में जाति की व्यवस्था थी पहले कर्म के आधार पर। जैसे वैदिक काल में पढ़ाया हूं, जिसमें ऋग्वेद थे 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जात के बारे में चर्चा किया गया। 10वें मंडल में क्या है, जाति के बारे में चर्चा किया गया। उसमें जात को कर्म के अनुसार बताया गया, यानी कि जो पढ़ने वाला होगा उसको बोला जाएगा ब्राह्मण, जो क्या करते हैं उसको लड़ने वाला होगा उसको क्षत्रिय, जो व्यापार करने वाला उसको वैश्य, और जो छोटे कार्य करने वाला होगा उसको शूद्र। शूद्रों का काम था इन 3 बड़े जातियों के लोगों की सेवा वगैरह करना, ठीक है। तो कोई बन सकता था, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब क्षत्रिय तो क्षत्रिय हमेशा रहेगा उसका। बाद में क्या हुआ कि बाद में धीरे धीरे जन्म का अधिकार से होने लगा। बाद में जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होने लगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होने लगा, ठीक है। तो बाद में जाति व्यवस्था हावी हो गई, ठीक है, लोगों पर। यहां पर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पर अलग अलग क्षेत्रों की जाति के बारे में लिखा हुआ। तो ऐसा अगर इस जाति से आप रिलेट करते होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो बंगाल में है चंडाल जाति, ठीक है। अगर ट्रिक वगैरह से मैं इसको थोड़ा भी उल्टा सीधा अगर बोल दूं तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि पढ़ाते समय ट्रिक में कुछ इधर उधर आदमी बोल देता है, ठीक है। तो आप उतना माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो बंगाल में जो जाति थी वो कौन थी, चंडाल जाति। बिहार में डोम जाति, ठीक है। दक्षिण भारत में भूया, दक्षिण बिहार में भूया, और महाराष्ट्र में महार, और उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत में कौन था, चमार जाति फैली हुई थी, ठीक है। नीचे आएंगे तो आगे आएंगे देखेंगे यहां पर लिखा है ब्राह्मण। देखो ब्राह्मणों का मतलब क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ, मतलब ब्राह्मण मानते थे अपने आप को, मैं नहीं बोल रहा, वो मानते थे सबसे श्रेष्ठ, ठीक है। और वही पूजा पाठ वगैरह करा सकते थे, समाज के मुख्य धारा से वही जुड़े हुए थे। और अत्यंज मतलब क्या होता है भैया, अत्यंज मतलब होता है सिंपल समझो, शूद्र। शूद्रों को मुख्य धारा से दूर रखा जाता। और महिलाओं को तो सीधे सीधे वेदों में, है ना, आपका मनुस्मृति में भी और वेदों में लिखा गया है, महिलाओं को वेद और शूद्रों को वेद पढ़ने की मना थी। महिला और शूद्रों को साफ मना था, उनको हर कार्य से मना था, उनको पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था, मतलब उनको समझ एकदम दबा कर रखा जाता था, चाहे महिला चाहे शूद्र, ठीक है। तो उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचारी हुआ है। आगे चलिए, उसमें से अत्यंज मतलब वही होता है, अत्यंज मतलब समझो कि जिन पर अत्याचार ज्यादा हुआ है। इसका मतलब क्या, उनको मुख्य धारा से दूर रखा गया, ठीक है। यहाँ लिखा भी है समाज का वो वर्ग जिसे सभ्य समाज की परिधि से बाहर रखा है। परिधि मतलब उससे, उस रेखा से, उस लाइन से बाहर रखा गया, ठीक है। आगे चलिए, लिखा हुआ कि आर्य वैदिक परंपराओं का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक पत्रिका किया। किसने किया था भैया, तो ये किए थे ज्योतिराव फूले। यहाँ ऊपर लिखा हुआ महात्मा ज्योतिराव फूले। महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में 2-3 चीजें आप जान लीजिएगा कि ये दीनबंधु नामक पत्रिका इन्हीं का था, गुलामी इन्हीं का पत्रिका था। इनको अमेरिगो निग्रो से तुलना किया। अमेरिगो निग्रो कौन थे, तो अमेरिका में भी जाति व्यवस्था यानी काले गोरे का बहुत भयानक भेदभाव था। तो इनकी तुलना की जाती है कि इनकी ज्योतिराव फूले की तुलना की जाती है अमेरिगो निग्रो से। इनका कौन कौन सा है, दीनबंधु नामक इनकी पत्रिका है, उसके बाद से गुलामी नामक इनका एक बुक लिखते हैं, उसके बाद से गुलामी किसका लिखा हुआ है, तो ज्योतिराव फूले का लिखा हुआ। आगे आइएगा तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सत्यशोधक नामक संस्थान की या संगठन की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिराव फूले ने किया था। या काश्तकारी का चाबुक भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। एकदम मतलब समझो कि एग्जामिनर के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन दे देता है सर ना।
तो काश्तकारी का चाबुक, या सत्यशोधक समाज की स्थापना, या गुलामी, या आपका है ना ऊपर में कौन था, ऊपर में एक और ये था दीनबंधु। ये कुछ भी पूछे इनका अमेरिको निग्रो से तुलना की जरिए तो आप फटाक से मर जाइएगा ज्योतिराव फूले। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर वीर सेलिंगर। वीर सेलिंगर बहुत भैया फेमस है, ये इनको तेलुगु साहित्य गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आएगा। इनका पूरा नाम था कुडुकरी वीर सेलिंगर। ठीक है, ये सुधार आंदोलन चलाए थे। ठीक है, दक्षिण भारत के थे। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। आधुनिक तेलुगु साहित्य का मतलब गद्य साहित्य का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए कुछ और जातियां भी लिखी है। तमिलनाडु में गुडर जाति, ठीक है, कोंगू बेलताल संगम, मैसूर के बेंकांकीलम और लिंगायत संगठन, केरल में इरावा जाति। इरावा जाति तो जाना है ना, ये एग्जाम में पूछ चुका है एक बार कि इरावा जाति जो है निम्न में से किन जगहों से संबंधित है। कहां से? इरावा जो है केरल से संबंधित है। आगे आते हैं, आगे देखेंगे इनके बारे में नारायण गुरु को। नारायण गुरु का पहले नाम था नानू आसन। क्या नाम था इनका? नानू आसन था। बाद में इनका नाम पड़ गया श्री नारायण गुरु और ये एक धार्मिक गुरु बन गए। बाद में क्या बन गए? ये धार्मिक गुरु। ये जाति भेदभाव के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज उठाते थे। ठीक है, केरल के रहने वाले थे नारायण गुरु। आगे चलते हैं, नारायण गुरु के उन्होंने क्या किया? एक नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किया 1902 ईस्वी में। कब किया भैया? 1902 ईस्वी में। देखो आपको यहां पर हाईलाइट दिख रहा होगा, कोई जो चीजें मैं हाईलाइट पहले से किया हूं आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें डिटेल में समझाने की ज्यादा हमको नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा भैया। अगर मैं चाहूं तो 5-6 घंटे तक इसका वीडियो बनाया जा सकता है अगर बढ़िया से समझाया जाए तो अगर आप पहले से पढ़े होंगे ना तो ये चीजें बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि अगर नए बच्चे होंगे तो फिर से इसका वीडियो डाला जाएगा जिसमें चैप्टर वाइज डालूंगा। बहुत जल्द डालने वाला हूँ, क्योंकि 16-17 तारीख के बाद हमको लग रहा है कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जो 8-9 क्लास के बच्चे हैं। ठीक है ना, तो उनका एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से फिर मैं उसको चैप्टर वाइज डाला करूंगा नया सेशन से। ठीक है, उसको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ देखो लिखा हुआ मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कब इसकी स्थापना हुई? 1818 ईस्वी में स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो रामास्वामी नायर। रामास्वामी नायकर को पेरियार भी कहा जाता था, याद रखना। इनका नाम है और दूसरा भी नाम पेरियार है। पेरियार नाम से काफी ज्यादा फेमस है। गैर ब्राह्मणीय आंदोलन चलाया। कौन सा? बिना ब्राह्मणीय। गैर ब्राह्मण मतलब होता है कि ब्राह्मण वाला आंदोलन नहीं चलाया, गैर ब्राह्मणी आंदोलन चलाया। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किसने गैर ब्राह्मणी आंदोलन चलाया था? तो पेरियार चलाए थे। इनका पूरा नाम था रामास्वामी नायकर। ठीक है, आगे चलिए इनके बारे में और समझते हैं। हिंदू वेद पुराणों के कट्टर मतलब विरोधी थे, मतलब ये साफ मतलब आलोचक थे, ये नहीं मानते थे। हालांकि ये हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ ज्ञान मतलब इनके पास नॉलेज था, वेदों को बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे, फिर भी बाद में ये क्या हो गया, इसके आलोचक बन गए, इसके विरोधी बन गए, क्योंकि उनमें बहुत सारी कमियां उनको देखने के लिए मिला। मैं शुरू से बता चुका हूँ, सती प्रथा, जाति प्रथा, ये बहुत सारी प्रथाएं उसमें थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उससे थोड़ा सा नाराज हो गए थे। ठीक है, हालांकि कमियां था उसको दूर किया गया, ऐसा बात थोड़ी कमी था तो दूर नहीं किया गया। एक 1925 उसमें स्वाभिमान आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? याद देखिए पेरियार से याद कीजिएगा। यार जो थे वो स्वाभिमान, यार को स्वाभिमान भाई गुमान रहेगा भाई। स्वाभिमान आंदोलन शुरू कौन करेगा? यार शुरू करेगा। यार से पेरियार, यार समझ ना, है ना। पेरियार शुरू किए थे कौन सा? स्वाभिमान आंदोलन। नीचे देखिएगा लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर में खंडा में 1933 ईस्वी में कुड़ी आरसू नामक आलेख लिखते हैं। तो कुड़ी आरसू कौन लिखते? पेरियार लिखते। कुड़ी आरसू कौन लिखते भैया? पेरियार लिखते। ठीक है, उसके बाद 1937 ईस्वी में जस्टिस पार्टी का क्या बनते थे? सदस्य बन जाते, और जस्टिस पार्टी का बाद में नेतृत्व खुद करने लगते हैं। तो कौन से पार्टी में जुड़ जाते हैं? 1937 में जस्टिस पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। आगे आते हैं, महात्मा गांधी भी जाति के बारे में बहुत सारे चीज सुझाव दिए। हालांकि उनको अगर सही से बोला जाए तो महात्मा गांधी ही देश को एक और भाग से टूटने से बचा लिए। कैसे? तो देखो, मुस्लिम जब अपने आप को एक पाकिस्तान देश मतलब अलग कर लिया, भारत से अलग करके पाकिस्तान देश बना लिया, उसी तरह भीमराव अम्बेडकर भी चाहते थे कि छोटे जातियों के लिए अलग रखा जाए देश, क्योंकि छोटे जातियों को भारत के मतलब बड़े जाति लोगों ने बहुत दबा के रखा था, बहुत ज्यादा उनको मार पीट के रखा हुआ था। उनके साथ आज भी बहुत सारे अत्याचार देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि सुधर गया समाज पूरी तरह से, भले संविधान बन गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको न्यूज में देखने के लिए मिलता रहता है। बार बार मैंने छोटे जाति के लोगों को टॉर्चर किया जाता है। हाल ही फिलहाल में मध्य प्रदेश में एक घटना देखा था जिसको बता भी नहीं सकता कि क्या किया था, अजीब टाइप का स्वर है ना। तो छोड़ो, जाने दो, दुनिया है तो गलत इंसान रहबे करेगा, ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1919 ईस्वी में पहला अखिल डी फ्रेस्ट नाम जो क्लास जो था, ये सम्मेलन शुरू किया था। किसने किया था? गांधी जी, 1919 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो हरिजन नाम यही दिए थे गांधी जी। छोटे जाति के लोगों को जो थे उनको हरिजन बोलते थे। ठीक है, हरिजन मतलब होता है हरि का जना हुआ, मतलब सीधे भगवान से कनेक्शन जोड़ दिए उनके छोटे जाति के लोगों को। एक अच्छा नाम दिए थे, बेहतर बात है, सही बात है ना, कि उनको थोड़ा सा सम्मान देने की कोशिश करते थे गांधी जी। ठीक है, उसके बाद गांधी जी क्या किए? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए। कब किए? 1932 में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया गया था? 1932 में। और जस्ट एक साल बाद 1933 ईस्वी में हरिजन नामक पत्रिका की स्थापना, ये पत्रिका निकाले। ठीक है,
ध्यान सुनना, अगर आप मतलब अभी मैंने बोला कि 1933 ईस्वी में हरिजन पत्रिका कौन चलाए थे भैया, तो गांधी जी चलाए थे। लेकिन क्वेश्चन अब क्या पूछता है, पैटर्न अब क्या बदल गया, पूछेगा हरिजन नामक पत्रिका कौन सी पत्रिका है, मतलब मानसिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा भैया, साप्ताहिक पत्रिका। कौन सा है, साप्ताहिक पत्रिका, याद रखना। हरिजन नामक पत्रिका 1933 में गांधी जी ने शुरू किया था, साप्ताहिक पत्रिका। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे आते हैं, अगला देखते हैं। तो यहां पर नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है 26 सितंबर 1932 उसको भीमराव अम्बेडकर के साथ पुनः समझौता हुआ। वही मैंने बोला कि भीमराव अम्बेडकर तुले हुए थे कि एक अलग राष्ट्र हमको दीजिए छोटे जाति के लिए, लेकिन गांधी जी वो भी मतलब अड़ गए थे कि भैया कि कैसे अलग मतलब देश बना लीजिएगा, आपको किसी चीज की दिक्कत है तो हमसे बोलिए, दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी सिलसिले में 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है, जिस समझौता का नाम रखा जाता है पूना पैक्ट, क्योंकि पूना में समझौता हुआ था। उसमें भीमराव अम्बेडकर को गांधी जी मना लेते हैं कि भाई अलग देश की मांग मत करो, जो तुम्हें चाहिए वो हम तुमको देंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि छोटे जाति के लोग टॉर्चर किया जाता है, छोटे जाति के लोगों के लिए बहुत सारा संस्था बनाया जाएगा जिसमें उनको ये सब भेदभाव दूर करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। आगे ये भीमराव अम्बेडकर के बारे में समझते हैं। भीमराव अम्बेडकर तो समझ जाइए कि मतलब शूद्र जाति के लिए एक तरह से भगवान की तरह है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ काम किए थे, और पूरे भारत में भी संविधान लिखने वाला इतने नॉलेज वाला दूसरा कोई था भी नहीं, इतने दिमाग का तेज आदमी, बहुत काबिल आदमी थे भीमराव अम्बेडकर, कोई छोटे मोटे आदमी थे नहीं, समझ रहे ना। तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत। देखो गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर, इन सब चीजों से क्वेश्चन एकदम एग्जाम में छप जाता है, ठीक है। चाहे वन डे एग्जाम किसी भी तरह का दे रहा हूं, बिहार पुलिस का, बीएसएससी का, या यूपीएससी का, बीपीएससी का, या किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, ये वन डे जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपीएससी अगर छोड़ दिए तो यूपीएससी में थोड़ा बहुत क्वेश्चन से लड़ेगा, बहुत बड़ा लेवल हो गया ना। लेकिन वन डे एग्जाम जो भी होता है, यानी कि डायरेक्ट जो एग्जाम देते हैं, एक दिन का एग्जाम जो रहता है, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन लगे। चाहे बिहार दरोगा में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है क्या, 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन करते हैं कौन जी, भीमराव अम्बेडकर। और उसी समय ये क्या करते हैं, मुक्ति वाहिनी आंदोलन शुरू कर दिए थे, दलित मुक्ति वाहिनी आंदोलन शुरू कर दिए थे 1924 में ही। तो 1924 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर ने हितकारी सभा का गठन किया और 1927 ईस्वी में महादलित सत्याग्रह शुरू किए। तो गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे, इधर महादलित का सत्याग्रह कौन कर रहे थे, तो महादलित का सत्याग्रह करेंगे भीमराव अम्बेडकर। बहुत सारे बच्चे आसानी से मार देंगे। इसमें याद करने वाली क्या बात है, याद करने वाली बात है कब हुआ था, तो 1927 में। बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किसने किया, बहुत बच्चे मार देंगे, भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि बहिष्कार किया जा रहा छोटे जाति को। छोटे जाति का भगवान कौन है, मतलब माने जाते हैं भगवान, है ना, पूजनीय है, आदरणीय है, इसीलिए भगवान का कहा जाता है, ठीक है। कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, मार सकते हैं। लेकिन डेट पूछ दिए कि कब किया गया था, तो 1924। और भी कुछ पूछ दे कि इस मतलब बहिष्कृत हितकारी सभा में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, दलित मुक्ति वाहिनी आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। आगे आइए, भीमराव अम्बेडकर 1900 यही नहीं रुकते, 1942 में क्या करते हैं, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना करते थे। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 में कौन करता है, भीमराव अम्बेडकर। 1950 ईस्वी में अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे आएंगे, आगे इनके बारे में देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे बॉक्स में तो वही चीज लिखा गया है कि 1924 ईस्वी में अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा का स्थापना किया और दलित मुक्ति आंदोलन को बिगुल फूंक दिया, ठीक है। आगे ये मनुस्मृति को साफा नहीं मानते थे, एकदम बिल्कुल नहीं मानते थे मनुस्मृति को। किस लिए, क्योंकि देखो मनुस्मृति में हम लोग भी इतिहास में जितना पढ़े, पूरी मनुस्मृति आदमी पढ़ा नहीं है, लेकिन इतिहास में जितना पढ़ा है उतना जानता है कि मनुस्मृति में क्या हुआ है, महिलाओं को और शूद्रों को बहुत ज्यादा उनको मतलब टॉर्चर किया गया, उनको एकदम अलग रखा गया। ऐसे इतिहास में जब प्राचीन इतिहास में बच्चों को पढ़ाता तो उसमें एक पॉइंट एक जगह लिखा हुआ है, जुआ जो खेला जाता है ना, उससे मतलब रिलेट किया गया महिलाओं को, उसके बराबर माना गया, ठीक है। तो थोड़ी कमियां थी जिसके कारण जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे वो साफ एकदम नहीं मानते थे भाई मनुस्मृति को, जो बात है वो सीधा मुंह को बोलते रहो, ठीक है ना। आगे चलिए, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई, तो अभी बोले सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, फूले द्वारा किया गया था, गुलामी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा, समझ रहे ना। आगे चलिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ आर्य समाज। आर्य समाज किसने किया था सपना, तो आर्य समाज अगर देखेंगे ऑप्शन में तो दयानंद सरस्वती ने किया था ना। आर्य को ट्रिक क्या है, आर्य को दया नहीं आती है, तो दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ठीक है। और ब्राह्मण समाज पूछेगा तो ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा कौन होगा, जिसके पास धन दौलत है, जो राजा है, तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज की स्थापना की, ब्रह्मा, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना समाज को करेगा तो आत्माराम पंडुरम किए थे, ठीक है। आएगा, आगे आएगा, ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है कि आगे नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं तो वो भी फिर आएगा, ठीक है। गैर बराबरी विद्रोही आंदोलन को केरल में किसने किया था, केरल के कौन थे, नारायण गुरु थे, ठीक है। पेरियार में कौन थे, तो पेरियार वाले जो आंदोलन था उनका कौन सा आंदोलन चलाए थे, तो आत्मसम्मान का आंदोलन चलाए थे, ठीक है, आत्मसम्मान का आंदोलन, ठीक है ना। तो वो अभी हम लोग पढ़े हैं स्वाभिमान वाला आंदोलन, जो पेरियार थे, पेरियार तो स्वाभिमान, ठीक है। हरिजन सेवक संघ की महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया, तो 1932 में। और वही पूछेगा पत्रिका कब किया गया था, तो 1933 में, हरिजन पत्रिका। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारी की सभा का स्थापना किया था 1924 ईस्वी में, और उसी समय एक बिगुल फूके थे, कौन सा, तो बिगुल फूके थे भैया क्या चीज का, दलित मुक्ति वाहिनी का बिगुल फूक दिए थे, ठीक है। आगे चलिए,
आगे आते हैं पेज चैप्टर नंबर 9, महिलाओं की स्थिति को। भाई महिला की स्थिति तो बहुत बुरा था पहले से भी, अभी भी उतना बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। हालांकि महिला बहुत तेजी से आगे बढ़ चढ़ रही है, बहुत सारे राज्य जो है छूट दे रहे हैं महिलाओं को। हमारे राज्य में तो 50% भैया छूट है, गजब का छूट है, फिर भी महिला हमारे तरफ मतलब उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है ना। देखो जितनी भी लड़कियां पढ़ रही होंगी, अभी नया में जो पढ़ रही होंगी, समझ जाओ कि 2-3 साल तक ये छूट रहेगा। किस लिए छूट रहेगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जान चुके हैं कि लड़कियों को छूट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तब लड़कियां बहुत तेजी से आगे आ रही है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में बहुत तेजी से उनका भरते जा रही है। तो जब वो जैसे ही बराबरी में आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है अब ये जितने भी छूट दिया जा रहा है उसको खत्म किया जाएगा, क्योंकि हमेशा थोड़ी उनको छूट देते दिया जाएगा। तो आपको, आपके पास समय है, 2-4 साल 5 साल समय है, आप क्या कीजिए, इसी समय में आप जल्दी जल्दी, जितनी भी महिलाएं हैं लड़कियां हैं, आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना, वरना आने वाले समय में बहुत मुश्किल होते जाएगा। ठीक है, जैसे लड़कों का कंपटीशन कितना हार्ड है, ठीक है, उसी तरह लड़कियों का कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड होते जाएगा आगे चलने। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो सती प्रथा जो पति के साथ आपको जलाना पड़ता था, बहुत ही खतरनाक टाइप का, मतलब समझ जाओ कि प्रथा था, है ना। कभी कभी इसके बारे में डिटेल में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कुछ अजीब टाइप से फील भी होता है, मतलब डेंजरस लगता है भैया, है ना। समझ जाओ, पता नहीं उस समय की प्रथा कैसी थी, है ना। अब देखो शिशु हत्या, उसके बाद सती प्रथा, बहु विवाह, है ना, पर्दा प्रथा, विधवाओं के लिए पुनर्विवाह, ये सब आदि जितनी भी थी, ये सब प्रथाएं बेकार थी। और दूसरी सब प्रथाओं के तहत महिलाओं को डरा के, धमका के, दबा के, कमजोर करके रखा जाता था। सिंपल यही समझो, ठीक है। आगे देखिए, पैतृक संपत्ति भी अधिकार नहीं था, पिता के संपत्ति पर भी महिलाओं का अधिकार नहीं रहता था। ये खासकर मतलब हमको लग रहा है कि हिंदू धर्म में था, है ना। महिलाओं को क्या किया गया था, है ना, मतलब पिता के संपत्ति में उनका अधिकार नहीं था। बाद में एक कानून बनाया गया जिसमें पिता के संपत्ति का अधिकार भी महिलाओं को दिया गया। ज्योतिराव फूले की पत्नी थी उनकी सावित्रीबाई फूले। देखो ज्योतिराव फूले पहले हमको लगता था कि किसी महिला का नाम है, हम भी पढ़ते थे तो समझ, लेकिन ज्योतिराव फूले पुरुष है, उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, वो महिलाओं के बारे में आंदोलन शुरू किया। ज्योतिराव फूले खुदे क्या करते थे, और समाज में समाज को सुधारने का काम करते थे, और बहुत सारी ऐसी किताब लिखे, बहुत सारी कहानियां लिखे जिसमें लोगों को समझाने की कोशिश की, जाति भेदभाव को दूर करने की कोशिश की। उसी तरह सावित्रीबाई जो फूले थी वो महिलाओं के लिए बहुत सारे आंदोलन की। उन्होंने एक समाज की स्थापना की जिसका नाम था बहुजन समाज। तो बहुजन समाज से भीमराव अम्बेडकर बस मत जाना, ये सावित्रीबाई फूले थी किसकी, ज्योतिराव फूले की पत्नी। ठीक है, आगे आते हैं, आगे समझते हैं। आगे यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले सती प्रथा पर अगर किसी ने आवाज उठाया तो राजा राम मोहन राय थे। क्यों? क्योंकि भैया पिछले हम दूसरा ये चैप्टर तीसरा अध्याय में पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था, जब शिक्षा के सुधार की बात की हुई थी तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय ही बोले थे कि वेस्टर्न शिक्षा, यानी कि जो पश्चिमी शिक्षा थी उसको बढ़ावा दे रहे थे। क्यों बढ़ावा दे रहे थे? वो बाहर से पढ़ के आए हुए थे, वो चाहते थे कि बाहर में जो वेस्टर्न शिक्षा है वो थोड़ा सा डेवलप हो चुकी है, उसको पढ़ाया जाए, वरना मतलब पुनर्जागरण हो चुका उधर एरिया में, तो वही शिक्षा हमारी तरफ भी चले, क्योंकि पुराने शिक्षा में थोड़ी सी उनको कमियां लगती थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जो थे सती प्रथा के लिए हल्ला किए कि भैया सती प्रथा को दूर किया जाए। उसके तहत वो क्या किए, उसके बाद ये विलियम बेटिक जो थे उनके सहयोग से 1829 ईस्वी में, क्वेश्चन पूछेगा कब, तो 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद कर दिया गया, रोक लगा दी। किसके द्वारा लगाया गया था? तो विलियम बेटिक। किसके द्वारा? विलियम बेटिक, लॉर्ड फोर्ड नहीं बोलना है, कौन? विलियम बेटिक के द्वारा। ठीक है, तो विलियम बेटिक द्वारा बैटिंग किया और क्या किया कि सती प्रथा को रोक लगा दिया। ठीक है, सती कब लगा दिया? 1829 ईस्वी में। किसके? राजा राममोहन राय उसको रिक्वेस्ट किए, बोले विलियम बेटिक से कि भैया, असल में विलियम बेटिक को जानते थे ये, ठीक है, इनके मतलब एक तरह समझो कि ये वहां से पढ़े हुए थे लोग साथ में, है ना। मैं भी शायद कहीं में पढ़ा था कि दोनों एक साथ पढ़े हुए थे। ठीक है ना, बाहर इंग्लैंड वगैरह में, इंग्लैंड में इनकी थोड़ी दोस्ती अच्छी थी। ठीक है, तो ये आप उनसे बोले कि सती प्रथा को रोक लगा दीजिए, है ना, क्योंकि समाज में ये इस तरह की बुराइयां वाकई में थी, सही तो नहीं था। तो विलियम बेटिक ने क्या किया, 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दिया। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के कहने पर। आगे आइए, वही मैं पीछे बोल रहा था कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 में। तो 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की कौन? राजा। तो मैं ट्रिक बताया था क्या कि राजा जो होगा वही ना ब्रह्मा से मिलेगा। ब्रह्मा मतलब क्या? भगवानों का भगवान, सबसे बड़ा भगवान सर ना। तो ब्रह्मा जी जो है किससे मिलेगा? जो राजा है। राजा मतलब पैसा मतलब राजा नहीं, मन का राजा, धन का राजा नहीं। ठीक है, आ गई है। राजा राममोहन राय के बारे में जानते हैं। इनको कहा जाता है आधुनिक युग का प्रणेता। प्रणेता मतलब क्या? मतलब आधुनिक युग की ओर तरफ बढ़ा रहे थे कि सब कोई आधुनिकरण की तरफ बढ़ो, पुरातन व्यवस्था को छोड़ो। ठीक है, उनका कहना था। ठीक है, तो ये कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ये किन किन भाषाओं के ज्ञानी थे? तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि राजा राममोहन राय निम्न में से किन भाषाओं के ज्ञानी थे? ऑप्शन में था संस्कृत, फारसी, यूरोपीय भाषा, और इनमें से एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक हो जाए। कौन कौन? संस्कृत भाषा जानते थे, फारसी जानते थे, यूरोपीय भाषा जानते थे, हिंदी तो जानबे करते थे। ठीक है, बंगाली वगैरह भाई बहुत सारा भाषा जानते थे। ठीक है, आगे जी, आगे आएंगे तो प्रार्थना समाज। देखो प्रार्थना समाज को मैं उधर ही बोला हूं कि आत्मा पंडूराम जी किए थे, पंडित रमाबाई प्रार्थना समाज की स्थापना की थी।
तो पंडित रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंची और रनाड़ी की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन किया, ठीक है, 1882 ईस्वी में। इस पहले सम्मेलन में क्या 200 महिलाओं ने भाग लिया। तो आर्य महिला समाज का गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा किसने किया था, तो पंडित रमाबाई ने किसे किया था। 2 मिनट रुकिएगा भैया। थोड़ा सा गला को भींगते रहना चाहिए, है कि नहीं। आगे चलिए, तो पंडित रमाबाई जो थी वो आर्य महिला समाज की स्थापना करती। आगे चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में समझते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे विधवा विवाह के पक्ष में थे, ठीक है, पक्ष में आंदोलन चलाया, विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया। कौन? ईश्वर चंद्र तो विधवा विवाह से संबंधित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सती प्रथा से संबंधित थे राजा राममोहन राय। आगे आइए, पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान कराने का श्रेय किसको जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाता है। और ये किससे बोले थे? डलहौजी से। और राजा राममोहन राय किससे बोले थे? विलियम बेंटिक से बोले थे। विलियम बेंटिक से बोले थे। ये किससे बोले थे? डलहौजी से बोले थे, ठीक है। 1856 ईस्वी में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित हुआ। वो कानून कब पारित हुआ? सती प्रथा का, तो 1829 में। ये कब पारित हुआ था? तो 1856 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहां देखेंगे तो लिखा है एंड ऑफ कंसेंट यानी सहमति आयु विधेयक लागू हुआ। नेटिव मैरिज एक्ट भी लागू हुआ, ठीक है। बहु विवाह विरोध किया गया। आयु फिक्स कर दिया गया, 14 वर्ष की लड़की रहेगी, 18 वर्ष लड़का। ये नहीं कि बुढ़वा से कौन शादी। देखो पहले होता क्या था ना, 12 वर्ष 10 वर्ष की लड़कियां रहती थी और 40 वर्ष से बुढ़वा से शादी हो जाता था। ये बहुत ही खतरनाक डेंजरस था। तो बाद में सुधार उधर करके शुरुआत के समय में 14-18 कर दिया गया। अभी तो 18-21 था, अब उसको भी संशोधित करके 21-24 कर दिया। मतलब लड़की की एज 21 और लड़कों का एज 24 रहना चाहिए, ठीक है, संशोधित कर दिया गया, ठीक है। आगे चलिए, बढ़िया है, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। बचपन में शादी करने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। रमाबाई आते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म सम्मेलन, हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता था। रमाबाई मानती थी कि हिंदू जो धर्म था वो क्या करता, महिलाओं का दमन करता था, ठीक है। मतलब इनका भी मतलब मानना था कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां हैं, वही सब कमी देख के आए थी, सती प्रथा वगैरह, ठीक है। पूना में एक विधवा गृह की स्थापना करी। तो पूरे पूछेगा पुणे में विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? तो रमाबाई ने किया था। यही है पंडित रमाबाई, ठीक है। आगे जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या किए थे? आर्य समाज की स्थापना किए थे। शुरू में ही बताए थे आर्यों को दया नहीं आती है, आर्यों को दया नहीं आती है। मतलब ट्रिक भैया, आर्य को दया आए ना आए उसे मतलब नहीं हमको, आर्य को दया नहीं आती है, ठीक है। इससे क्या? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ये सामाजिक असमानता को दूर करना चाहते थे। आर्य समाज का बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन थे, ठीक है। मतलब ये चाहते थे कि बाल विवाह जो है ये मतलब बचपन में विवाह नहीं हो, और साथ ही साथ जो विधवा पुनर्विवाह था वो चाहते थे विधवाओं का भी विवाह हो, उनको सती ना बनाया जाए, ठीक है। आगे स्वामी विवेकानंद ये गुलामी नामक भी एक पुस्तक लिखे थे। आगे आइए, 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में ये स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत ही फेमस है ना। स्वामी विवेकानंद पूछता है कि कहाँ पर ये जाके धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये भाग लिए थे शिकागो में। कहाँ लिए थे? विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हो रहा था, अमेरिका के शिकागो में। वहां पर ये ने भाग लिया। कौन? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। कब लिए थे? 1893, याद रखिए ना, 1893 अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, वहां पर जबरदस्त भाषण दिया, लोग काफी इनसे प्रभावित हुए। अब ये सर सैयद अहमद खाते मुस्लिमों को सुधार चाहते थे, मुस्लिमों के बहुत बड़े सुधारक थे, और वो चाहते थे कि मुस्लिमों की स्थिति को सुधारा जाए और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, शिक्षा जोड़ा जाए। हालांकि याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान लड़कियों को पढ़ाने के लिए उतना प्रेरित नहीं करते थे, लड़कियों को पढ़ाने के पक्षधर नहीं थे, ये लड़कों को पढ़ाने के पक्षधर थे। थोड़ी इनमें भी कमी थी, दाढ़ी भले इनका बढ़ गया था, लेकिन थोड़ा सा भाई, भले जो अलीगढ़ के स्टूडेंट होंगे बुरा मानेंगे, लेकिन सच यही है कि ये लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। आगे आइए, इसमें होगा भी, हो सकता है कहीं इसमें लिखा हो, मिल सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिमों के बहुत ज्यादा सपोर्टर थे, वो चाहते थे कि मुस्लिम समुदायों के भी आगे पढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। आइए, बहु विवाह पर्दा प्रथा आदि जैसे समस्याओं को भी दूर किए। मतलब बहु विवाह वगैरह इसको दूर करने के लिए पर्दा प्रथा, मतलब पर्दा प्रथा को रखा जाता, इन सभी समस्याओं को भी क्या किए, संशोधन के विचार सुझाव पर शिक्षा करने के लिए लड़कों को प्राथमिकता मिली। लड़कों क्या मिली? प्राथमिकता मिली। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, लड़कों द्वारा लड़कों को प्राथमिकता मिली, है ना। और ये जो थे वो सबको प्राथमिकता नहीं देते, मतलब लड़कियों को प्राथमिकता उतना देने के लिए नहीं थे। आगे ये सॉरी, शेख अब्दुल्ला जो थे, शेख अब्दुल्ला ने इनके जो ये अधूरा काम छोड़ दिए थे, मतलब महिलाओं क्या कर रहे थे, ये नहीं दे रहे थे, तो महिलाओं को शिक्षा पर बल किसने दिया? तो शेख अब्दुल्ला ने, याद रखिए ना, शेख अब्दुल्ला ने। और इन्होंने क्या किया,
मुमताज अली जैसे, शेख अब्दुल्ला और मुमताज अली जैसे समाज सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयत का हवाला दिया, कुरान शरीफ आयत का हवाला दिया कि कुरान शरीफ में ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं ऐसा नहीं लिखा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ने देना, ठीक है। तो याद रखिएगा, मुमताज अली और शेख अब्दुल्ला ये दोनों क्या किए, कुरान शरीफ का आयत को हवाला दिए और बोले क्या कि भाई साहब कुरान शरीफ में साफ सीधे सीधे कहा गया, ऐसा नहीं है कि कहा गया है कि उसमें कि महिलाओं को नहीं पढ़ने देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए नौरोजी फदरुद्दीन जी, ये पारसी धर्म के थे और ये पारसी धर्म के दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फदरुद्दीन जी, ये दोनों भाई दोनों जो थे है ना, ये क्या किए थे, राफ्ता गुफ्तारनामा पत्रिका लिखी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, राफ्ता गुफ्तारनामा पत्रिका किसने किया था, तो नौरोजी ने राफ्ता गुफ्तार का किया था, दादा भाई नौरोजी और ये क्या बोलते हैं उसको, नौरोजी फदरुद्दीन जी ने मिलकर, दोनों मिलकर क्या किया था, कौन से पत्रिका निकाला था, राफ्ता गुफ्तार। पारसी धर्म के थे, पारसी धर्म वाले बड़ी धनिक होते हैं, मतलब बिजनेसमैन माइंडेड होते हैं, ठीक है। स्त्री जरतोसरी मंडल, स्त्री जरतोसरी मंडल का गठन भी किया था, किसने किया था भैया, तो यही दोनों फारसियों ने किया था, ठीक है, नौरोजी फदरुद्दीन जी और साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी। आ गया। डॉक्टर सीबी राय, बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री, बंगाल के प्रथम भैया मुख्यमंत्री कौन थे, सीबी राय, बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर सीबी राय, कौन थे, डॉक्टर सीबी राय, है ना। उसके बाद बांकेपुर हाई स्कूल की स्थापना होती है। साइड में देखते हैं क्या लिखा हुआ, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या लिखा गया। आगे आइए, इसके अंदर झांकते हैं, ठीक है। शेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी बेगम वाहिद जहां है, बेगम वाहिद जहां, यानी शेख अब्दुल्ला की उनकी पत्नी के नाम क्या था, बेगम वाहिद जहां। अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय में परिवर्तन हो गया। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम स्कूलों के लिए स्कूल खोले। तो बेगम रुकैया जो थी वो कलकत्ता में और पटना में क्या की, स्कूल खोलने की कोशिश की महिलाओं के लिए। और शेख अब्दुल्ला उनकी पत्नी जो थी बेगम वाहिद जो थी, वो अलीगढ़ कन्या स्कूल खोली, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐड कर दिया जाए। तो जो अलीगढ़ AMU स्कूल है जिसमें लड़कियां पढ़ती हैं, तो ऐसा नहीं है कि सर सैयद अहमद साहब लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे, लड़कों के लिए खोले थे, याद रखिएगा, हम तो और भड़का रहे हैं, ठीक है। नहीं, चलिए आगे। 1867 ईस्वी में केवल 6 छात्राओं ने आरंभ लिया शुरुआत में, जो बांकेपुर हाई स्कूल था पटना में, ठीक, अभी भी बांकेपुर हाई स्कूल है पटना में। रविंद्र बालिका विद्यालय 1931 ईस्वी में स्थापना किया गया था। रविंद्र नामे से लग रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर की, मतलब उन्हीं के घर को कौन किया गया था, तो उनकी बेटी लिखी थी, ठीक है। 1903 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के चैंपियन गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना किया गया। उसके बाद रामकृष्ण मिशन 1922 ईस्वी में पटना में के देवघर में शाखा आया। तो पूछेगा रामकृष्ण मिशन की शाखा पटना में कब आया, 1922 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में भागलपुर में आ चुका था, कौन, थियोसोफिकल सोसाइटी के, ठीक है। आगे आइए, बाल विवाह और विवाह की उम्र। 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। अब सुनो, बाल विवाह पर रोक लग रहा है 1929 में, सर 1829 में रोक लग गया था, किस पे लग गया था, किस पे, सती प्रथा पर। और 100 साल बाद 1929 ईस्वी में बाल विवाह पर रोक लगता है, बताओ कितना, 18 साल की उम्र और 16 साल की उम्र लड़की कर दिया था। अब देखो यहाँ पर जब बाल विवाह निषेध किया जाता है, तो यहाँ पर फिर 16 साल लड़की कर दिया, 18 साल लड़का कर दिया। पहले कितना था, 14-18 था, ठीक है। आगे आइए, आगे समझते हैं। अभी वर्तमान जैसे दिया हुआ है 21 साल 18 कर दिया, 21 लड़का का और 18 लड़की का, लेकिन उसमें भी संशोधित करने की बात किया जा रहा है, जिसमें 21 लड़की और 24 लड़का का किया जा रहा है, ठीक है। आगे आइए, यहाँ पर लिखा केशव चंद्र सेन ने स्पेशल मैरिज बिल 1871 का ड्राफ्ट पटना में तैयार हुआ था। तो पूछेगा केशव चंद्र सेन द्वारा स्पेशल मैरिज बिल का ड्राफ्ट जो है कब तैयार किया गया था, 1871 में। कहाँ तैयार किया गया था, पटना में किया गया था। किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन ने। कौन सा बिल तैयार किए थे, स्पेशल मैरिज बिल, ठीक है, मतलब शादी का स्पेशल मैरिज, ठीक है। अमानवीय परंपराओं को 1870 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया, मतलब जो मानने वाले परंपरा नहीं है 1870 ईस्वी में इसको अवैध घोषित खत्म कर दिया। 1861 ईस्वी के अधिनियम को दहेज को अवैध घोषित कर दिया। तो 1861 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया जिसमें दहेज को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब वैध नहीं है, दहेज आप लेन देन नहीं कर सकते। फिर भी दहेज कहां रुकता है यार, दहेज तो चल ही रहा है कि नहीं। नीचे आइए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की स्थापना होती है। आगे सती प्रथा, कन्या विवाह, उसके बाद हत्या विवाह, बाल विवाह आदि को, सब चीज को दूर करने की कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो महात्मा गांधी ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी में बल दिया। महात्मा गांधी भी धीरे धीरे महिलाओं को अपने तरफ जोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो लिखा है कि बिहार में बालिका साइकिल योजना भी, देखो बिहार सरकार अपना प्रचार करने के लिए छोड़ेगा नहीं, और जाहिर सी बात है बिहार को अगर किसी को एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको भैया तो रटना पड़ेगा। अदर स्टेट के हैं तो कोई खास जरूरत नहीं है, फिर भी रट सकते हैं, अदर स्टेट में पूछ सकते हैं, जैसे यूपी झारखंड वगैरह में बिहार का भी बातें पूछ जाता है। तो बिहार में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए, मैं शुरू में ही बोला हूं, ठीक है। और साइकिल योजना भी ये क्या बोलते हैं उसको, नीतीश कुमार जी चलाते हैं, पलटू राम, ठीक है। आगे ये स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसने प्रश्न चिन्ह लगाया, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था प्रश्न चिन्ह पर, वो ना, शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं को तक सीमित थी, शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित थी, तो उच्च वर्ग तक ही महिलाओं को शिक्षा मतलब सीमित थी।
निम्न वर्ग की महिलाएं को, उच्च वर्ग को छोड़ के किसी महिलाओं को शिक्षा दिया नहीं जाता था, ठीक है। कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ 1829 ईस्वी में, किया था विलियम बेटिक ने, है ना। विलियम बेटिक ने किया था, किसके कहने पर? राजा राम मोहन राय के कहने पर। विधवा पुनर्विवाह के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा विवाह जब भी आएगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और सती प्रथा जब भी आएगा तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1929 में। और सती प्रथा निषेध कब हुआ था? तो 1829 में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइए, चैप्टर नंबर 10 आते हैं। मत बोलना यार, कर दो बस, कंप्लीट करेंगे, है ना। 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर का कंप्लीट किया जाएगा, समय लगेगा, 1 घंटा समय लगेगा, हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। घबराना नहीं है, जाना नहीं है, देखते रहना, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 कौन सा चैप्टर है? क्या है? अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव, ठीक है ना। शहरों में व्यापारी, शिल्पकार, शासन का अधिकार, ये सब लोगों का शासन था, ठीक है। आगे आइए, आगे समझते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, यहाँ समझते हैं। देखेंगे तो भारत का मदुरई, तंजावुर, काजीपुरम, ये सब शहरी केंद्र थे, अपने मंदिरों के लिए फेमस थे, अपने व्यापार के लिए फेमस थे ये जगह, ठीक है। आगे आते हैं। अंग्रेज ने मद्रास, चेन्नई में और फ्रांसीसी पांडिचेरी में शुरू में ही पढ़ चुके हैं लोग, कि अंग्रेजों का जो सेंट फोर्ट जॉर्ज किला मतलब शुरू किए थे, वो किए थे मद्रास में, और फ्रांसीसी शुरू किए थे कहाँ? पांडिचेरी में, ठीक है। आगे चलिए। 1757 का प्लासी का युद्ध पढ़ ही चुके हैं। 1757 का जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था, वो किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की भयानक हार हुई थी, क्योंकि जगत सेठ और अमित चंद्र जगत सेठ दोनों, और ये मीर कासिम, तीनों, मीर जाफर झापड़, इधर ना झापड़ से देखो, मीर जाफर और मीर कासिम दोनों में कंफ्यूजन होता था बहुत ज़्यादा। मेरे क्लास में बच्चे अक्सर टोका करते थे कि सर मीर जाफर और मीर कासिम, ये कौन पहले था, कौन मतलब कौन दमाद है, कौन ससुर है? तो हम बोले कि गलती कौन किया था सबसे शुरू में? तो किया लो, पता लो कि मीर जाफर किया था, याद कर लो झापड़ है ना, जाफर याद कर लो झापड़ से, मैंने झापड़ खाने वाला काम किया था, ठीक है। तो सबसे पहले गलती वही किया था, ठीक है। बाद में उसका दमाद आता है मीर कासिम, ठीक है। आगे आइए। बिहार के संदर्भ में मुंगेर, भागलपुर आदि शहरों में उजड़ने की स्थिति, समकालीन ईरानी यात्रियों अहमद बहबहानी के विस्तार में चर्चा किया, ठीक है। तो पूछेगा ईरानी यात्री कौन था? तो इसमें से कौन था? बहबहानी। किसके बारे में विषय में लिखता है? तो भागलपुर मुंगेर के बारे में लिखता है, कोई खास नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई, जो पीछे भी पढ़ चुके लोग। रेलवे की शुरुआत दलौजी ने किया था 1853 ईस्वी में, ठीक है ना। और पहली बार रेलवे मुंबई से थाने तक चला, 34 किलोमीटर दूरी तक इसको चलाया गया। स्लीपर किसको बोलते हैं? स्लीपर बोलते हैं उसको जो रेल के मतलब जो लाइन बिछाया जाता है, उसके नीचे जो लकड़ी लगाया जाता था, उसको स्लीपर कहा जाता था। यहाँ पर देखेंगे तो जमालपुर और बरेली में रेलवे की मतलब बहुत, ऐसे भी जमालपुर को देखा जाएगा तो रेलवे वर्कशॉप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आगे आइए। ब्रिटेन के मैनचेस्टर और लिवरपूल, लीड्स औद्योगिक शहर की उन्नति में आते हैं। तो ये जो जगह है मैनचेस्टर या लिवरपूल, ये लीड्स, ये ब्रिटेन का जगह है, बहुत ज़्यादा औद्योगिक है, ठीक है। मतलब उद्योग धंधा वहाँ पर ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो कितना ताज्जुब की चीज़ है। इंग्लैंड में 1700 ईस्वी में 77% लोग गाँव में निवास करते, मतलब वहाँ पर गाँव इतना था, 77% लोग इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे। कब? 1700 में। और वही 1900 में, यानी 200 सालों में मात्र 20% ही वहाँ पर गाँव बचा, यानी 80% जो एरिया है वो शहर हो गया। देखो कितना जल्दी चेंजिंग हुआ 200 सालों में। हम लोगों को कुछ नहीं चेंज हुआ 200 सालों में। आगे आइए, इसमें समझते हैं, आगे देखते हैं। इस वाले पेज में कुछ खास नहीं है, यहाँ पर देखते हैं। बिहार के भागलपुर शहर का अस्तित्व गंगा नदी किनारे लगभग 3000 साल कायम हुआ, मतलब उससे पहले कायम हुआ था। तो सिंपल इसमें जानने वाली बात क्या है, पूछेगा भागलपुर ना जो मैंने किस नदी किनारे है, तो किस नदी किनारे? गंगा नदी किनारे है, बस, और कुछ नहीं है। अब ये कह रहा है 18वीं शताब्दी के मध्य में ये जो शहर था मुसलमानों का शासन उस पर था, ठीक है। तो भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का अहम केंद्र मतलब हुआ करता था। तो सूफी संस्कृति का अहम केंद्र कौन था? भागलपुर था मध्यकालीन समय में, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा, मस्जिद किसे कहते हैं? तो मुसलमानों का जो क्या होता है, समुदाय का उपासना स्थल है। मजार क्या होता है? किसी संत या किसी बड़े आदमी का कब्र स्थल होता है, ठीक है। मकबरा क्या होता है? मकबरा मतलब वही कब्र हो गया, ठीक है ना। खानका क्या होता है? सूफी संतों का धार्मिक केंद्र। खानका जैसे पूछेगा तो सूफी संतों का जो धार्मिक केंद्र होता है उसको खानका बोलते हैं। ईदगाह किसको बोलेंगे? तो भैया जहाँ मुसलमान ईद की नमाज वगैरह अदा करते हैं उसको बोलते हैं ईदगाह। इमाम बाड़ा किसे बोलते हैं? तो भैया जहाँ सिया मुस्लिम समुदाय का धार्मिक स्थल तथा मुहर्रम के शोक सभा मजलिस का आयोजन किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इमाम बाड़ा। आगे चलिए, इसमें देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। देखो अगर लग रहा होगा इंपॉर्टेंट तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसको देख के पढ़ लीजिएगा, या आपके पास बुक होगा तो पढ़ लीजिएगा, आप मिला के देखिएगा, उसमें कोई भी ऐसा खास चीज़ नहीं मिलेगा जो बताने लायक हो, ठीक है। आगे आइए।
1765 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के से दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1765 ईस्वी में क्या हुई थी, कौन सी घटना हुई थी, आपको मालूम है, उस समय हुई थी 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि, है ना, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। उससे पहले बक्सर की लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, जिसमें तिलकुट सेना और क्या बोलते हैं अंग्रेज दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था, है ना। अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तिलकुट सेना में कौन कौन था, कमेंट करके बताइएगा कौन कौन तीनों थे, ठीक है। भागलपुर शहर में स्टेशन चौक पे, है ना, खलीफा बाग तक का इलाका राजस्थान में से आए मारवाड़ी समुदाय का आवास था, ठीक है। भागलपुर शहर में स्टेशन चौक से खलीफा बाग तक का इलाका राजस्थान में आए मारवाड़ी समुदाय का आवास क्षेत्र था। राजस्थान मोची दुकान के लिए हड़िया पट्टी थी, मतलब मोची दुकान का जो जगह था वो एरिया था, उसका नाम था हड़िया पट्टी। कौन खास नहीं इसमें, आगे आइए। भागलपुर शहर में बड़े बड़े व्यापारियों में सर्वप्रथम मेसर्स भूदरमल चंडी प्रसाद नाम आता है। तो पूछेगा कि जो भूदरमल चंडी प्रसाद थे वो कहाँ के व्यापारी थे, तो भागलपुर के थे, बड़े व्यापारी थे। नाम दिया है तो थोड़ा जानना तो जरूरी है। आ गई भागलपुर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क कपड़ा तैयार करना, याद रखिएगा। वहाँ पर जो सिल्क मिलता था किस प्रकार की, तसर प्रकार की, याद रखिए तसर प्रकार के, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा। भागलपुर में पाया जाने वाला जो सिल्क था किस प्रकार का था, तो तसर प्रकार का, ठीक है। आगे आइए। 1810 ईस्वी में वहां पे करके कितने थे, 3275 कर गए थे, याद रखिए, ठीक है। जुल्हा जो था मुस्लिम समुदाय का थे और ताती हिंदू समुदाय का। देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बनाने के लिए कुछ बना सकता है। पूछेगा जुल्हा निम्न में से किस समुदाय का होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो मुस्लिमों का होता है। तांती जो होता है किसके से होता है, हिंदू का, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे देखो बाफ्टा का मतलब क्या होता है। बाफ्टा एक ही रंग या रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे बुनने के बाद रंगा जाता है। तो बुनने के बाद रंगा जाएगा तो बाफ्टा, ठीक है। इस टुकड़े का 20 से 22 गज लंबा और 1 से 1.5 मीटर हाथ चौड़ा होता है। सिंपल समझो कि ऐसा ऐसा कपड़ा है जिसके बुनने के बाद क्या रंगा जाता है, क्या नाम है, बाफ्टा नाम है, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1774 ईस्वी में भागलपुर जिला बनाया गया। भागलपुर जिला कब बनता है, 1774 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलिए, भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर कौन बना था, अगस्टक। कौन बना था भैया, तो अगस्टक, ठीक है। अगस्त है ना, अगस्थस कौन है, अगस्थस, ठीक है। 1774 ईस्वी में भागलपुर जिला बनता है और भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर बनाया जाता है अगस्थस को, ठीक है, अगस्थस को, याद रखिएगा। 1936 ईस्वी तक यह जिला 4 डिवीजनों में बट गया ना, 4 को डिवीजन में बच गया। कौन कौन, भागलपुर सदर, बांका, मधेपुरा, सुपौल, 4 भागों में बढ़ गया, है ना। बन गया कौन, भागलपुर, बांका, मधेपुरा, सुपौल, ठीक है ना। डिवीजन का सबसे बड़ा अफसर कौन होता है लोग, SDO जिसको बोलते हैं लोग, सब डिविजनल ऑफिसर। आगे आइए। उसके बाद थाना के रूप में 25 भाग बढ़ गए, जो जिसको हम लोग थाना बोलते हैं, 25 भागों में बढ़ गए थाना में। आगे जी, भागलपुर नगर पालिका की स्थापना, देखो भागलपुर नगर पालिका तुमने 1864 और भागलपुर खुद बन रहा है 1774 ईस्वी में, ठीक है। और इसकी नगर पालिका की स्थापना कब हो रही है, 1864 ईस्वी में हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। नगर पालिका में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 को मनोनीत और 14 को निर्वाचित। नगर पालिका में कितने सदस्य होते थे, 22 को, 7 को मनोनीत और 14 को क्या होते थे, निर्वाचित, ठीक है। आगे आइए, याद रखिएगा नगर पालिका की स्थापना 1864 और खुद भागलपुर की स्थापना 1774 में। ये भागलपुर की बात हो रही है। तसर सिल्क के लिए फेमस है भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी वहीं पर है, ठीक है, इसके लिए भी फेमस है। यहाँ जिला स्कूल 1837 ईस्वी में शुरू किया गया था, प्राइमरी स्कूल 1860 में, हाई स्कूल 1937 ईस्वी में, ठीक है। आगे आइए, 15 अगस्त 1949 ईस्वी में महिला विश्वविद्यालय की बुनियाद डाला गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सतरचंद्र ने कालजयी उपन्यास देवदास। तब पूछेगा देवदास की रचना किसने किया था, सतरचंद्र, ठीक है। सतर्क रहिए देवदास पारो से, ठीक है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने पथेर पंचाली, तो पथेर पंचाली कौन थे, विभूति भूषण बंदोपाध्याय है ना, तो बंदोपाध्याय क्या थी, पथेर पंचाली। टैगोर का पुस्तक कौन था, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर का, है ना, कौन सा किताब था, गीतांजलि, ठीक है। राधा कृष्ण कौन सा किताब था, साहित्य कोष्ठी। चारों का नाम याद कर लीजिए फिर से, सतर्क रहिए किससे, देवदास से, ठीक है। विभूति भूषण कौन थे, पथेर पंचाली, ठीक है। टैगोर, गीतांजलि। राधा कृष्ण साहित्य गोष्ठी। आगे आइए, आगे देखते हैं तो भागलपुर रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर उत्तर गंगा नदी किनारे, ये क्या लिखा है, क्वीलैंड हाउस की गणना किया गया था। तो बस समझो कि भागलपुर रेलवे स्टेशन उसी समय बहुत पुराना है, इटालियन शैली से निर्मित। बस जानने वाली यही थी, भागलपुर रेलवे स्टेशन इटालियन शैली की बनी हुई है। किस शैली की बनी हुई है, इटालियन शैली की, ठीक है। आगे आ जाओ,
अब यहाँ एक वर्ड लिखा है लाजपत पार्क। लाजपत पार्क पूछे कहाँ है, तो भागलपुर में है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से रहते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है भारत भागलपुर शहर का विकास अपने वैश्विक शहरों के भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ था। सही है, ठीक है। मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी सांस्कृतिक केंद्र नहीं था, तब था भाई, उन्हीं के समय था। बाकी सारा सही है, इसको वीडियो पॉज करके चाहे तो देख सकते हैं। मिलान करने में आते हैं ना। प्रेसिडेंसी शहर जो था मुंबई, कलकत्ता और मद्रास था। रेलवे शहर जो था बरेली, जमालपुर। पड़वे के लिए औद्योगिक शहर जो था कानपुर और जमशेदपुर था। खाली जगह देखते हैं। भागलपुर नगल पालिका का सपना अभी देख लो 1864 ईस्वी में। भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन केंद्र में चंपानगर और नाथनगर था, दो फेमस था, ठीक है। उसके बाद आएगा भागलपुर सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सांस्कृतिक जो थे कौन थे, ये कौन प्रसाद थे, ठीक है। आगे चलिए। उसके बाद रेलवे स्टेशन कच्चे माल का क्या था, संग्रह और वितरण, मतलब जमा करने और वितरण करने के लिए था, ठीक है। कालजयी उपन्यास देवदास की रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की थी, ठीक है। आगे आइए, 2 घंटा बाद पढ़ाएंगे उन लोग को। चलिए 11 नंबर चैप्टर पढ़ते हैं। थोड़ा देर इसको और देख लिया जाता है, उसके बाद से फिर जहाँ तक हो पाएगा उसको कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा। क्लास का समय हो चुका है, तो 11 नंबर चैप्टर, 12 नंबर चैप्टर और 13 नंबर, 3 चैप्टर बाकी रहता है। 11 कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 11 बड़ा नहीं है, थोड़ा 12 नंबर चैप्टर जो है, 12 नंबर चैप्टर थोड़ा सा वो बड़ा है, ठीक है। देखते हैं, जहाँ तक पता है, समय अभी है, थोड़ा सा समय है, देखते हैं, आगे चलते हैं। उत्कीर्ण चित्र। उत्कीर्ण चित्र मतलब क्या होता है, देखो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर को पहले समझ लेते क्या है। कला क्षेत्र में परिवर्तन। अब ये कला क्षेत्र में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, कला क्षेत्र परिवर्तन मतलब क्या होता है कि कला में क्या क्या चेंजिंग आया, किस तरह का बदलाव आया। तो यहाँ लिखेंगे, देखेंगे लिखा हुआ उत्कीर्ण चित्र। अब उत्कीर्ण चित्र मतलब क्या होता है ना, धातु पर या लकड़ी पर क्या किया गया था, उसमें मतलब कुरेद कर फोटो बनाया गया था, चित्र बनाया गया था, उसको बुलाया गया था उत्कीर्ण चित्र। क्या बोला गया था, उत्कीर्ण चित्र बोला गया, ठीक है। आगे चलते हैं। रूप चित्र क्या होता था, देखो रूप चित्र में किसी का भी फोटो बना रहा है तो उसके चेहरे के, उसके हाव भाव पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, मतलब उसके रूप पर ज्यादा ध्यान देना रूप चित्र कहलाया, ठीक है। अंग्रेज जो थे ना, अपना जो चित्र बनवाते थे रूप चित्र में ज्यादा बनवाते थे, क्योंकि उनकी छवि उसमें प्रस्तुत की जाती थी। मान के चलो कि मतलब ढीठ टाइप को बनाना होगा तो उसी टाइप को बनाएंगे, है ना, मतलब उसकी रूप पर ज्यादा, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए तो उसको रूप चित्र बोला गया, ठीक है। उसमें एक वर्ड लिखा है किरमिच, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ किरमिच। किरमिच क्या था, देखो गाढ़ा और मोटे कपड़ा पर, कि कौ से किरमिच कौ से कपड़ा, कौ से किरमिच कौ से कपड़ा, यानी कपड़े पर जब फोटो बनाया जाता है उसको बोला जाता है किरमिच, ठीक है। आगे चलिए। 1780 ईस्वी में भारत में आए यूरोपीय चित्रकार कौन थे, यूहान जोफनी। क्या नाम है, यूहान जोफनी, ठीक है। यूहान जोफनी, यूहान जो जोफनी थे, ये देखो ये यूरोप से भारत में, कहा है भारत में चित्रकारी का बहुत वर्चस्व बढ़ गया था। तो इसी संदर्भ में यूरोप से बहुत सारे चित्रकार जो है, पेंटर जो है, भारत में आना शुरू किए कि उनको काम के तलाश में यहाँ आए कि उनको भी कुछ रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए। तो उसी में एक नाम फेमस है, यूहान जोफनी जो थे, वो कहाँ से आ रहे हैं भाई, यूरोप से आ रहे हैं। 1780 में भारत में आ रहे, और आने के बाद ये भी क्या बोलते हैं उसको, ये चित्रकला वगैरह बनाने लगे। कौन सा, रूप चित्रकला बनाने वगैरह शुरू करते। जॉर्ज विलियम द्वारा ये फोटो बनाया गया, किसका, नवाब मोहम्मद अली का, ठीक है। आगे ये कोनो खास आदमी है नहीं, फोटो बनाया गया, बस इतना ही काफी है। आगे चलिए। महल की दीवारों पर, मतलब दीवार पर जो पेंटिंग किया जाता है ना, उसको बोला जाता है भित्ति चित्र। ऐसे भी पुराने जमाने में जब मतलब क्या बोलते, लेखन शैली नहीं थी, यानी जब हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं लोग, या आदि ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं लोग भित्ति शैली का प्रचलन ज्यादा था। मतलब आदिमानव लोग वगैरह लोग मतलब दीवारों वगैरह पर फोटो ज्यादा बनाते थे। जैसे भीमबेटका वगैरह हम पढ़ाए हैं कि भीमबेटका की जो गुफाएं थी वो भित्ति चित्रकला के लिए फेमस थी। तो भित्ति चित्र मतलब क्या होता है, दीवारों पर पेंटिंग करना भित्ति चित्रकला होता है, सिंपल समझो, ठीक है। आगे जाओ। अब ये देखो परिप्रेक्ष्य विधि, फोटो में परिप्रेक्ष्य विधि। अब परिप्रेक्ष्य विधि मतलब क्या होता है, फोटो बनाते समय इस बात को ध्यान दे देता कि जो चीजें नजदीक होती थी ना उसको रोशनी ज्यादा, और जो चीजें दूर की होती थी उसको रोशनी डाउन कर, यानी अंधेरे दिखाया जाता था। इससे स्पष्ट हो जाता था कि ये चीजें नजदीक की और दूर की है, ठीक है। मतलब उसमें बहुत बारीकी से फोटो बनाया जाता था, ठीक है। आगे चलिए। अल्लाह, अब ये कंपनी चित्र, यहाँ हेडिंग दिया कंपनी चित्र। तो बाद में ये लोग जितने भी चित्रकार वगैरह थे कंपनी के लिए काम करने लगे और कंपनी के लिए फोटो बनाने लगे, जैसे जानवरों का, त्योहारों का, पेड़ पौधे का, पशुओं का, इंसानों का, किसी का भी, तो कंपनी चित्र कहा जाने लगा, ठीक है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, जापान में भी फेमस है। तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग क्या है, फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। मधुबनी पेंटिंग जो है, इसकी आर्ट गैलरी देखो यहाँ लिखा 1942 ईस्वी में लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग, लंदन में भी इसकी आर्ट गैलरी मतलब होता है जहां पर मतलब क्या बोलते हैं उसको ना, फोटो को सजा कर रखा जाता है, ठीक है। 1942 ईस्वी में आर्ट गैलरी में सजा करके। आगे आइए।
बांस की मतलब जो फोटो था ना उसमें बांस की कुंजी का प्रयोग किया जाता था, मतलब फोटो बनाने के लिए, ठीक है, बांस की कुंजी का, ठीक है, क्योंकि ब्रश वगैरह था नहीं, तो ब्रश को समझो, ब्रश जो था ना पहले बांस की कुंजी का था, ठीक है। प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता, जैसे कि पेड़ पौधे के रंग से, हरा रंग जैसे पत्ती वगैरह से, फूल वगैरह से लाल पीला रंग, तो प्राकृतिक रंगों से इसका रंग का उपयोग किया जाता। आगे चलिए, जापान में तोकामाची शहर में मधुबनी पेंटिंग का संग्रहालय है। देखो अभी मैं बोला कि जापान में भी मधुबनी पेंटिंग का काफी ज्यादा फेमस था। जापान के तोकामाची शहर में मधुबनी पेंटिंग क्या थी, है ना, मधुबनी पेंटिंग का क्या था, संग्रहालय बनाया गया था, ठीक है। आगे चलो, राजा रवि वर्मा जो राष्ट्रीय कलाशाला के मतलब बहुत बड़े का मतलब जागृत राष्ट्रीय, अभी क्या था राष्ट्रीय कला शैली, मतलब वो क्या कर रहे थे ना कि फोटो के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से देश में राष्ट्रवादी की भावना को बढ़ाना शुरू कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, रामायण महाभारत और पुराने की जितनी भी कथाएं थी उसको चित्र के माध्यम से लोगों को बताना शुरू कर दिया। और जब देखे कि इसका वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उन्होंने क्या किया, रवि वर्मा क्या किया, मुंबई पेंटिंग की स्थापना कर दी, पेंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी, और धड़ल्ले से क्या किए, पेंटिंग प्रेस से फोटो छापना शुरू कर दिए और बेचाता भी था अच्छे खासा, ठीक है। आगे चलिए, कलाकारों के आधुनिक स्कूल, ठीक है। अब इसी कलाकारों के लिए आधुनिक स्कूल के अलग अलग जगह पर स्कूल खोला जाने लगा, आर्ट स्कूल खोला जाएगा, मतलब आर्ट मतलब पेंटिंग वगैरह का स्कूल खोला जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो एक नाम लिखा हुआ है कि अवनींद्र टैगोर, ये अवनींद्रनाथ टैगोर। पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्न में से किसने ने चित्रकारी में प्रसिद्ध थे या चित्रकारी बनाए हुए थे। देखो चित्रकारी में फेमस थे अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और आगे चलिए, जापानी जो कलाकार था ओकाकुरा काकुजू, पूछेगा निम्न में से ये ओकाकुरा काकुजू कहाँ कलाकार था, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, चाइना, जापान, इनमें से कोई नहीं। कहाँ हो जाएगा भैया, जापानी था। कलाकार कहाँ का था, ओकाकुरा काकुजू कहाँ का कलाकार था, जापानी कलाकार था। जो किससे ज्यादा प्रभावित था, तो प्रभावित था भैया ये रविन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर से काफी ज्यादा प्रभावित था, ठीक है। आइए, जापानी कला का अकादमी के प्रधान संस्थापक थे। जापानी कला अकादमी के जो अकादमी होता है ना, जापानी कला अकादमी, उसके संस्थापक कौन था, यही था, का नाम था ओकाकुरा काकुजू, ठीक है। आगे आइए, अगला चैप्टर में आते हैं। यहां देखेंगे तो सार्वजनिक भवनों के लिए तीन स्थापत्य शैली थी, तीन तरह की स्थापत्य शैली हो रही थी। अब ये भवन बनाने के लिए स्थापत्य शैली मतलब क्या होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, तो तीन तरह का बिल्डिंग बन रहा था। पहला बिल्डिंग था उसका नाम था ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली, ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली। अभी ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली ध्यान से देखना, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, बहुत गलती होता है बच्चों को, ठीक है। तो ग्रीक रोमन स्थापत्य शैली में बड़े बड़े खंभों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, गुंबद का निर्माण किया जाता था। प्राचीन रोम की भवन जो है इसी शैली की बनी हुई, ग्रीक रोमन शैली का, ठीक है। आगे आइए, ठीक है। उसके बाद दूसरा आया गौथिक शैली, क्या आया, दूसरा गौथिक शैली। पहले आता ग्रीक रोमन शैली, दूसरा गौथिक शैली। गौथिक शैली में नोकदार बनाया जाता है, देखो ये जितना फोटो यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पर देख रहे हो नोक नोक टाइप का दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर नोक नोक टाइप का दिख रहा है कि नहीं। तो ये नोकदार शैली का गौथिक, माने गौथिक से गथा जाएगा, याद रखो, गथा जाएगा कैसे, मतलब चुभ जाएगा, हल जाएगा, कौन सा, गौथिक नोकदार शैली का, ठीक है। आगे चलिए, सरकारी इमारतों को, यहाँ एक चीज जानने वाले क्या, सरकारी इमारतों को गौथिक शैली के बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, तो दो गौथिक शैली हो गया, गौथिक शैली और एक पहले था, है ना, रोमन ग्रीक शैली, ठीक है। अब यहां देखेंगे तो एक शैली है इंडो सारासेनिक शैली, इंडो सारासेनिक। अब देखो ध्यान से, इंडो सारासेनिक में देखेंगे क्या, इंडो बोलते थे हिंदू को, ठीक है, और सारासेन बोलते थे यूरोपवासी मुसलमानों को बोलते थे सारासेन, ठीक है। हिंदू मुस्लिम शैली से बना हुआ बिल्डिंग इंडो सारासेनिक शैली बोलते थे, मतलब जिसमें हिंदू का भाई कुछ कल्चर दिख रहा होगा, मुस्लिम का भी कल्चर दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस तरह की बिल्डिंगें जो बनाई जाती थी वो कौन से बनाई जाती थी, इस तरह की बिल्डिंगें। तो याद रखेंगे मध्यकाल की जो इमारतें हैं, गुम्बद है, छतरिया है, जालिया है, मेहराब वगैरह है, जो है ये सब उसी काल के, मतलब उसी शैली से बनाए जाते थे। तीन तरह का हो गया, है ना, क्या बोलते थे, ग्रीक रोमन वाला जो था इंडो ग्रीक शैली या इंडो रोमन शैली, उसके बाद था गैथिको, और ये है इंडो सारासेनिक, ठीक है। आ जाइए, अब आइए बांग्ला साहित्य। बांग्ला साहित्य के बारे में किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय जो थी, ये थे, और ये वंदे मातरम का स्थापना किया था। देखो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो बहुत आसान चीज है। अगर पूछेंगे राष्ट्रीय गीत, सर ना राष्ट्रीय गीत पूछेंगे तो कौन सा जगह राष्ट्रीय गीत, तो कौन सा जगह वंदे मातरम। और गान पूछेंगे राष्ट्रीय गान, तो कौन सा जगह जन गण मन, कौन सा जगह राष्ट्रीय गान जन गण मन। अब दोनों में देखो अंतर क्या है, गी में वंदे मातरम, और जन गण में देखो जन गण मन, है ना, जन गण मन हमेशा न आएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, गान को राष्ट्रीय गान का रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे, और राष्ट्रीय गीत का यानी वंदे मातरम का स्थापना किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। और उसके साथ साथ ये आनंद मठ, यही नहीं कि वंदे मातरम, उसके साथ साथ आनंद मठ की भी स्थापना की थी, याद रखिए, ठीक है। आगे आते हैं, आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक के रूप में कौन जानते थे, तो रमेश चंद्र दत्त, आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक, ठीक। आर्थिक राष्ट्रवाद
प्रवर्तक के रूप में विख्यात कौन है? रमेश चंद्र दत्त। आइए इधर आइए। आर्थिक राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है, इसको पढ़ सकते हैं। आर्थिक राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है? अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की आर्थिक बुनियादी तैयार करना आर्थिक राष्ट्रवाद। मतलब अंग्रेजों को आर्थिक रूप से क्या करना, उसको आलोचना करना, उसको मतलब उसको बुरा भला करना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, यही कहलाता है आर्थिक राष्ट्रवाद। ठीक है। अब भाई उसके बाद लिखा है साहित्यिक देशभक्ति। देशभक्तिपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति के लिए साहित्य के माध्यम से सहारा लेना, मतलब साहित्य के माध्यम से अपनी देशभक्ति दिखाना, अंग्रेजों को कमजोर करने की कोशिश करना, यही सब कहलाता है। ठीक है। बंगला उपन्यास ताराशंकर बंदोपाध्याय। अब ये पूछेगा भैया बंगला उपन्यास पूछेगा, ताराशंकर उपाध्याय जो है ना, ये कौन सा उपन्यासकार थे? तो बंगला उपन्यासकार थे। ठीक है ना, ताराशंकर बंदोपाध्याय। ठीक है। गण देवता और पंचग्राम नामक 2 किताब लिखते, गण देवता और पंचग्राम। ठीक है, गण देवता और पंचग्राम। आगे चलते, आगे समझते हैं। भारतेंदु जो थे वो आधुनिक क्या थे? हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्तक थे। भारतेंदु के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछता है क्या हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्तक कौन थे? तो भारतेंदु थे। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्तक कौन थे भैया? तो भारतेंदु थे, याद रखिएगा। ठीक है। और इनकी नाटक जो है भारतेंदु का देखिएगा बहुत फेमस, अंधेर नगरी, चौपट राजा, दूसरी था भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, चौपट राजा, इनके नाटक देखिए, इनका भारतेंदु का था। इनको आधुनिक युग का प्रवर्तक कहा जाता है। आधुनिक युग का प्रवर्तक इन्हीं को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक युग का प्रणेता, याद रखना। आगे आते, आगे समझते। यहाँ देखो प्रेमचंद्र की कहानी, एक कहानी यहाँ आ गया आहुति। आहुति, आहुति मतलब होता है बलिदान। प्रेमचंद्र असल कहते थे ना कि जैसे मान के चलो अंग्रेजों से तो हम लोग छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन जो ये खड़ूस टाइप के जमींदार है, खड़ूस टाइप के लोग हैं, नेता है, इनसे हमें आजादी कौन दिलाएगा? बताओ। इनका भी क्वेश्चन ये था। ये उपन्यास गबन में मैं उसी के बारे में चर्चा कर, पीछे भी बताए थे, गबन गुबान, गबन गोदान और कबन। ठीक है, ये सब में उसी सब चीज चर्चा करते हैं। उर्दू भाषा देखिए, उर्दू भाषा जो है भारत की भाषा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उर्दू भाषा यहाँ से है वहां से, नहीं भैया, भारत में उर्दू भाषा की पैदाइश हुई थी। ठीक है। उर्दू भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? देखो यहाँ लिखा हुआ है, पंजाब के क्षेत्र में 11वीं सदी में हुआ था। ये कहीं और की भाषा नहीं है, भारत की भाषा। ठीक है। गंगा जमुना सरस्वती कहा जाता है मध्यकाल की संस्कृति को। ठीक है, आगे चलो। नीचे लिखा है कि भाषा उर्दू में उर्दू भाषा, और जिसमें हम लोग हिंदुस्तानी शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। कहाँ गया भैया? है ना, किधर भाग गया? ये चला गया पीछे। कितना नंबर चैप्टर था भैया? 11 नंबर चैप्टर। देखो कहाँ तक पहुँच गए, तो पीछे आ गया। आगे आते हैं, 1 मिनट समय दीजिएगा, थोड़ा सा पीछे भाग गया। यहाँ जाइए, कहाँ तले हम लोग? यहाँ पर थे लोग। आइए, ठीक है। पंजाब का भाषा था। ठीक है, आइए यहाँ पर हिंदी देवनागरी लिपि और उर्दू फारसी लिपि। ठीक है, ये सब देखो, हिंदी देवनागरी लिपि है, उर्दू कौन सी लिपि है? फारसी लिपि है। बस इतना देखना। हिंदी का मालूम है सब किसी को, देवनागरी बचपन से लिखते आ रहा होगा सब, है ना। हिंदी में लिखना देवनागरी, इंग्लिश में लिखना तो रोमन, और उर्दू में लिखना है तो फारसी लिपि है। क्या मैं लिपिएगा मतलब किस में लिखिएगा, कहने का मतलब होता है बस। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे तो एक फेमस चीज है, दिल्ली में जो अखबार प्रकाशित, उसका नाम था दिल्ली अखबार। लखनऊ में तिलिस्मीन। दिल्ली वाले तो दिल्ली पकड़ लोगे, लेकिन तिलिस में जो अखबार था वो कहाँ का था? लखनऊ का, याद रखने का। यहाँ एक और नीचे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उर्दू में समाचार पत्र निकाले जिसका नाम था अल हिलाल अल बिलाल। बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए फेमस बन जाता था कौन से? इसे अल हिलाल और अल बिलाल नामक जो है समाचार पत्र किसने निकाला था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने निकाला था। ठीक है, यहाँ देखो इनकलाब के नारा किसने दिया था? तो भैया इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था हसन मोहानी ने दिया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देखो, अब फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ का अलामा इकबाल द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान हमारा किसने दिया था भैया? अलामा इकबाल। ये तो क्वेश्चन बहुत किसी को मालूम है। तो अब वो हसन मुहानी वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, तो अब ये वाला पूछ सकता है कि अलामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा था। अब उससे भी अगर ज्यादा खिंचाएगा तो बिस्मिल अज़ामी अजीमाबाद द्वारा लिखा गया ये जो था, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं कि है ना जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने बोला था। किसने कहा था भैया? बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन लिख रहा है कि साहित्य में पराधीनता के बोध और स्वतंत्रता की जरूरतों को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलने लगी थी। सही। ठीक है, प्रेमचंद्र एक आनंद मंड की रचना की थी। बंकिम चंद्र कौन किया था भैया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय किए थे। प्रेमचंद्र नहीं किए थे। प्रेमचंद्र तो थोड़ी, प्रेमचंद्र गबन गुबान गदन की स्थापना की थी। ठीक है,
है ना, और आहुति ये चौथा था। रमेश चंद्र दत्त की उपन्यास में हिंदू समर्थक प्रवृत्ति देखने को मिलता है, सही, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ठीक है। इन्होंने किया था किसके माध्यम से, भारतेंदु, है ना, वो क्या बोलते हैं, कौन सा किए थे ये, क्या अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला, और एक और था स्थापना किए थे। वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी, किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो लकड़ी या धातु से छापे गए कागज पर बनाए गए तस्वीर को क्या कहा जाता था भैया, कहा जाता है उत्कीर्ण, है ना। पहले ही बताया उत्कीर्ण मतलब होता है धातु या लकड़ी पर बनाया गया कुरेद के फोटो, उसको उत्कीर्ण कहा जाता। औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र क्या थे, बड़े होते थे, ठीक है। अंग्रेजों की विजय को दर्शाने के लिए युद्ध चित्र की चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाला जापानी कलाकार थे। जो एशियाई जो कला था इसको प्रोत्साहित करने वाला कौन थे कलाकार, जापानी कलाकार था, ठीक है। आगे चलते हैं। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस, ना, कलकत्ता इंडो ग्रीक शैली थी। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता कौन थी, इंडो ग्रीक शैली थी, ठीक है। उसको आते हैं विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन, भैया कहाँ है, तो गौथिक शैली की है। मद्रास लॉ कोर्ट जो है किससे मैच करके, इंडो सार्वजनिक शैली से, किससे मैच करेगा, इंडो सार्वजनिक शैली से, ठीक है। आ जाइए, उसके बाद अगला समझते हैं। अगला आते हैं तो लिखा हुआ 12 नंबर चैप्टर, देखो 12 नंबर चैप्टर हमको लग रहा है कि 185 पेज तक हो गया, अब रह गया 236 तक, ठीक है, 236 पेज, ठीक है। 185 तक हो गया और बच गया कितना, 185, तो 15 इधर और 35 उधर, 15-35 आपका हो गया कितना, 40-50 पेज बच गया। और तो 50 पेज का वीडियो जो है अगले क्लास में डाल दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है और क्षमा चाहेंगे क्योंकि क्लास का हमारा समय हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आज वीडियो डाल देंगे, वादा जो मैंने किया था। आज वीडियो रात तक, चाहे लास्ट रात मतलब लास्ट समय 8 या 9 बजे तक पूरी वीडियो 8 क्लास की आधुनिक इतिहास की भारत इसमें डाल दी। और साथ ही साथ बोनस में आपके लिए क्या रहेगा, देखिए बता रहा हूं मैं क्या। 10th क्लास में चौथे नंबर चैप्टर में दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 8वें क्लास का ही बड़ा रूप है। तो मैं क्या करूंगा कि एक तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा, जैसे 8वीं क्लास का डाल रहा हूं, आधुनिक भारत इतिहास का पूरा डाल रहा हूं, ठीक है। और आज ही 10वीं क्लास में जो दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, क्योंकि 9th और 10th में तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन बीच में एक चैप्टर दे दिया है बिहार बोर्ड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लगा दिया, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो उसको भी इसी के साथ मैं जोड़ दूंगा, वहां टॉपिक मैं दे दूंगा कि 10th क्लास का, ठीक है। अब रह गया 12 नंबर चैप्टर और 13 नंबर चैप्टर, 2 चैप्टर बाकी रह रहा, अगर सही से बोला जाए तो 1 चैप्टर बाकी रह रहा, 12 नंबर चैप्टर, ठीक है। लेकिन ये बेहतर चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा चैप्टर है। तो मैं करूंगा क्या, ये 12 नंबर चैप्टर को और 13 नंबर चैप्टर को, जो 10th क्लास का जो आधुनिक भारत का इतिहास उसमें दिया हुआ है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है, उसके साथ मैं कंबाइन कर दूंगा। मतलब समझो, ये 12 नंबर चैप्टर भी दिया है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, और 10वीं क्लास में भी दिया राष्ट्रीय आंदोलन। अब 8 क्लास के राष्ट्रीय आंदोलन और 10वीं क्लास राष्ट्रीय आंदोलन, दोनों एक साथ करके देखा जाएगा कि दोनों में क्या बेसिक अंतर है और दोनों में क्या मतलब चीजें दी हुई है, ठीक है। बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। आशा करता हूं कि अभी तक का जो क्लास होगा आपको अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा, बेहतर क्लास लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो भाई। कमेंट करने से थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।